चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो हमने अपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा और वो कहाँ रहते हैं, उनके यूजेस देखे और वो हमारे लिए फ्रेंड्स एंड फो कैसे हैं, मतलब कि वो हमारे लिए गुड और बैड या फिर एनिमीज कैसे रोल प्ले करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है फूड प्रिवेंशन, कि हम अपने फूड को कैसे प्रिवेंट करेंगे। लेकिन हम अपने फूड को प्रिवेंट कर ही क्यों रहे हैं, तो उसके लिए हमें उससे पहले पढ़ना होगा फूड पॉइजन। इसके लिए हमें उससे पहले एक स्टोरी देखनी होगी। सपोज एक लड़की है और वो अपने फ्रेंड्स की पार्टी में गई है और वहाँ पे उसको बहुत सारे फूड की वैरायटी मिली, मतलब कि वहाँ पे उसने बहुत सारे फूड तरह तरह के खाए। लेकिन घर आने के बाद शी स्टार्टेड वॉमिटिंग और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तभी के तभी। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको ये बोला कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। सो फूड पॉइजनिंग है क्या, मतलब कि फूड मतलब कि जो हमारा फूड है वो पॉइजन मतलब कि जहर कैसे बन सकता है और इतना ज्यादा डेंजरस कि हमें एक सीरियस डिजीज हो सकती है या फिर हम इवन डेथ हो सकती है हमारी। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है। फूड पॉइजन तभी हो सकता है जब हम स्पॉइल्ड फूड मतलब कि खराब खाने को खा लें, इनटेक कंज्यूम कर ले, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड spoiled by some microorganisms। जब भी किसी भी फूड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे तो वो फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर हमने उसको इनटेक मतलब कि हमने खा लिया उस फूड को, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक कॉज क्रिएट करेगा, मतलब कि हम उससे बीमार हो सकते हैं और इवन हमारी उससे डेथ भी हो सकती है। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपने फूड को प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम मतलब कि हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक होने से कैसे बचाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फूड प्रिवेंशन। तो फूड प्रिवेंशन को पढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर किसी फूड से हमें फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती। मतलब कि सपोज हमने एक खराब मतलब कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया और हमने वो फूड खा लिया, ज़रूरी नहीं है कि हमें उससे डिजीज होगी ही होगी, ज़रूरी नहीं है ये। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर ऑर्गेनिज्म किसी फूड पर अटैक कर रहे हैं और उन्होंने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करा है, तभी वो हमारे लिए क्या होगा, इलनेस कॉज करेगा और इवन डेथ भी हमारी उससे हो सकती है। तो अब देखते हैं हम अपने फूड को कैसे प्रिवेंट करेंगे उससे। तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में देखा था कि हम अपने फूड को मतलब कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको कैसे स्टोर करते हैं, जैसे कि जूट बैग में वो करते हैं फार्मर्स, और कुछ केमिकल मेथड्स भी हम यूज करते हैं, मतलब कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे ताकि वो क्या है, फूड खराब ना हो। और वो क्या होता है, अनकुक्ड फूड होता है, मतलब कि हमने उसे पकाए नहीं थे, वो सिर्फ ग्रेन्स होती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कुक्ड फूड होता है हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम कुक्ड फूड ही तो खाते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। तो
जैसे हमारी ब्रेड है ओपन, मतलब हमने ओपन में रखी हुई है और रेनी सीजन है थोड़ा, तो क्या होता है थोड़े टाइम बाद उस ब्रेड पर फंगस अटैक कर देती है, और जो हमारा स्पॉइल्ड फूड होता है, मतलब कि खराब खाना होता है, उससे क्या होता है वो एमिट करती है एक गंदी स्मेल, मतलब कि वो उसमें स्मेल आती है, उसका ऊपर से कलर भी चेंज हो जाता है ना। सो स्पॉइल्ड फूड emits bad smell and has a bad taste and changed color। मतलब कि एक तो वो जो स्पॉइल्ड फूड है हमारा, उससे स्मेल जो होती है वो बहुत गंदी आती है, और दूसरा ये है कि उसकी जब अगर हम उसे खाते हैं तो हमें थोड़ा खाने में अजीब लगता है, उसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है, और तो उसकी जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज जरूर हो जाता है। तो मन में ना एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, पता नहीं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। लेकिन अब हम एक चीज देखते हैं, सपोज एक ना लड़की है और वो ना मार्केट से कुछ मैंगोज लेके आई है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो उन मैंगोज को 2-4 दिन तक खा नहीं पाई। तो थोड़े दिन बाद जब वो आती है और चेक करती है उन मैंगोज को, तो वो क्या होता है बिल्कुल खराब हो जाते हैं और बिल्कुल सड़ जाते हैं। तो उसके मन में ना फिर एक चीज आती है कि उसकी दादी ने जो अचार बनाया था, पिकल बनाया था, वो इतने टाइम से उन्होंने बना के रखा है और अब तक वो खराब नहीं हुआ, कम से कम उसको 1 महीना हो गया और वो खराब नहीं हुआ। तो थोड़ी ना कंफ्यूज हो जाती है, तो ये कैसे हुआ। तो उसकी दादी ने ना फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करा। तो अब हम यही देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं। तो हम ना कुछ कॉमन केमिकल मेथड्स देखेंगे जो हम अपने नॉर्मल घरों में यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक्स के अपने फूड को बचाने के लिए। केमिकल मेथड्स, एक तो ये टोटल ना 5 मेथड्स हैं। उससे पहले देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है। हम नॉर्मली सॉल्ट एंड जो ऑयल होता है वो एक नॉर्मल प्रिजर्वेटिव का यूज कर सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव हम उनको यूज कर सकते हैं अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाने के लिए। इसी को कहते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स। सॉल्ट्स एंड edible oil are the common chemicals generally used to prevent the attack of microbes। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। ये जो सॉल्ट होता है या फिर एडिबल ऑयल्स होते हैं, ये क्या होता है, मतलब कि जो हम अपने घरों में नॉर्मली ऑयल यूज करते हैं, तो वो क्या होता है एक तरह का हम एज अ केमिकल हम उनको यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स को, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक्स को बचाने के लिए। लेकिन हम कुछ सॉल्ट या फिर ऑयल के अलावा भी कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, लाइक कुछ हम एसिड्स का यूज कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। तो एसिड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, वो है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये दोनों केमिकल्स और एसिड यूज होते हैं हमारे जैम्स एंड स्क्वैशेस एंड जैम्स में हम क्या करते हैं, इन एसिड्स का यूज करते हैं
अब हम इनको ना टोटल ना 5 मेथड्स हैं जो हम केमिकल मेथड्स हमने घरों में यूज कर सकते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारा आता है प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। मतलब कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करेंगे सॉल्ट से। लेकिन हमने इसी चैप्टर में थोड़ा पीछे अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो किसी भी टेम्परेचर में, चाहे वो कोल्डेस्ट टेम्परेचर हो चाहे वो हाईएस्ट टेम्परेचर हो, कहीं भी हो, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो ऑयल होता है, ऑयल में या फिर शुगर में या फिर इसमें सॉल्ट में, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते। सो इसलिए हम क्या इन मेथड्स का क्या करते हैं यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, ऑयल से अगर बाहर हम उनको निकाल दे, कुछ भी टेम्परेचर हो, वो खराब हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो हो गया आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मेलाइंड एंड एक्सेट्रा। हम ना बहुत टाइम से हम सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं। किसके लिए? फिश एंड मीट। मीट के लिए हम इनको ना बहुत टाइम से इसका यूज करते हैं ताकि उस पे कुछ भी माइक्रोब्स अटैक ना करें। तो हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्ट उनके ऊपर लगा देते हैं, तो क्या होता है उसके माइक्रोब्स अटैक ही नहीं करते। आप सेकंड देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। सो प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से हम किस किस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि शुगर से किस किस से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं। वो है हमारा जैम्स, जेली, इन सबको क्या है हम अटैक से बचा सकते हैं। सो इसके एग्जांपल है जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस एक्सेट्रा। तो इन सब का हम शुगर का यूज करते हैं इन सबको बचाने के लिए। अब देखते हैं प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कि हम ऑयल एंड विनेगर से किस किस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पिकल्स, बिकॉज microbes cannot live that type of environment। मतलब कि जो पिकल्स के अंदर हम क्या करते हैं ऑयल एंड विनेगर का यूज करते हैं ताकि माइक्रोब, क्योंकि माइक्रोब्स वहां पे ऐसे इन्वायरमेंट में रह ही नहीं सकते। और इसके अंदर क्या था, उसमें जो शुगर होती है ना वो मॉइस्चर नहीं होने देती उसको। इन जैम्स एंड जेलीज के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो कहां से फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं आएंगे। और यहाँ पे क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट वो ऐसा क्रिएट कर देता है ऑयल एंड विनेगर जिसकी वजह से माइक्रोब्स नहीं आ पाते। और इसके एग्जाम्पल ये भी हो सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। इनको भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका विनेगर एंड ऑयल का यूज करते हैं। अब दूसरा प्रिवेंशन देखते हैं, मतलब कि पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा तीसरा हो गया, फोर्थ पढ़ते हैं एंड देन फिफ्थ पढ़ेंगे। तो अब हमारा फोर्थ देखते हैं कि हम हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से अपने फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम सभी ने ना अपनी मदर्स को देखा होगा
कि वो मिल्क को स्टोर करने से पहले एक बार क्या करती है, उबाल लेती है, मतलब कि बॉईल कर लेती है। तो बॉईल करने से क्या होगा, मतलब कि बॉईल मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको हीट दे रहे हैं अपने मिल्क को। तो बॉईल करने से क्या होगा, बॉइलिंग कैन किल मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो बॉइलिंग है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, किल कर देते हैं। मैं नहीं आएगा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब हम ये भी देखते हैं कि हम अपने मिल्क को या फिर किसी भी फूड आइटम को क्या करते हैं, हम उनको फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो वो क्यों करते हैं कि कूलिंग क्या करती है, कूलिंग inhibits the growth of microorganisms। या फिर मैं कहूं कूलिंग या फिर लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर है और ये क्या होता है, बॉइलिंग हाई टेम्परेचर। मतलब कि इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब बॉइल करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और जब हम कूल करते हैं, किसी चीज को ठंडा करते हैं, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। तो टेम्परेचर लो करने की वजह से क्या होता है, हम अपने फूड आइटम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मतलब कि वो ना बचाता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, ग्रोथ होने से बचाता है। तो अब देखते हैं कि जो मिल्क जो पैकेट में आता है वो क्यों नहीं स्पॉइल होता और हम इसको बिना बॉईल करे हुए भी पी लेते हैं। तो वो क्यों होता है, उसका रीजन है पेस्चराइजेशन। क्योंकि वो एक प्रोसेस से होके आता है मिल्क, उसको कहते हैं पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन तो इसमें क्या होता है, 70 डिग्री से अबव टेम्परेचर के लिए, मतलब कि 70 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री अबव टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, अपने और वो मिल्क को बॉईल करते हैं, मतलब कि उबालते हैं। 15 से 20 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूसली एक हाई टेम्परेचर देते हैं उसको। और जैसे ही वो उस टाइम थोड़ी देर के लिए हम उसको गर्म करते हैं, उसके बाद सडनली हम उसको क्या करते हैं, एक कूल टेम्परेचर मतलब कि ठंडा कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन, मतलब कि हीट देना एकदम से और उसको सडनली ठंडा कर देना। तो इससे क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहले ही किल हो जाते हैं, मोस्टली किल हो जाते हैं वैसे। तो पेस्चराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Milk is heated above 70 degree Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled, मतलब कि उसको ठंडा कर देते हैं, एंड स्टोर, उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, हम अपने पैकेट्स में स्टोर कर लेते हैं। ड्यू टू दिस माइक्रोब्स कैन कंट्रोल, मतलब कि हम बचा सकते हैं। अब देखते हैं कि पेस्चराइजेशन आया किसकी वजह से आया। तो वो आया था लुईस पैस्चर। ये इन्होंने क्या करा था, डिस्कवर करा था। लुईस पैस्चर, इसी के नाम से क्या बना, पेस्चराइजेशन। इन्होंने इसको डिस्कवर करा था कि इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। तो अब देखते हैं हमारा फिफ्थ मेथड, वो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे माइक्रोब से।
सो फिफ्थ हमारा आता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। पैकिंग मतलब कि हम अपने फूड आइटम्स को स्टोर कर लें या फिर पैक कर लें एक एयर टाइट कंटेनर्स में। मतलब कि हम क्या देखते हैं आजकल के डेज में जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो एक पन्नी में मतलब उसको एकदम सील कर देते हैं, उनको पैक कर देते हैं, और कुछ भी उसमें हवा जो होते हैं, एयर होती है, वो उसके अंदर नहीं जा सकती या ना बाहर जा सकती। तो इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, हम बचा सकते हैं। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड vegetables are sold in sealed air tight packets to prevent attack ऑफ माइक्रोब्स। मतलब कि हम उन्हें टाइट पैकेट्स में उनको हम बेचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाते उन पैकेट्स के अंदर, क्योंकि वो एकदम सील्ड होता है। तो हम ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचते भी हैं बहुत से लोग, एंड वेजिटेबल्स भी ऐसे ही आते हैं जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कुछ कुछ सब्जियां वगैरह तो ऐसे ही आती हैं। तो हमने आज फूड प्रिवेंशन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा बहुत रिवाइज भी करेंगे कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।